हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्ष चौक टॉक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। अब सबसे पहली बात है कि जो मगध है ये कहाँ पर है, तो मैप बगल में लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये मगध का एरिया है। इसमें हम देखेंगे कि मुख्य रूप से हम तीन वंश के बारे में पढ़ेंगे, हर्यक वंश, शेषुनाग वंश, नंद वंश। जो बृहद्रथ वंश मैंने पहला लिखा है ये पुराणों में देखने को मिलता है। पुराणों की जो वंशावली दी गई है उसके अनुसार बृहद्रथ वंश पहला है। अब मैंने इसको सिर्फ वंश के रूप में आपको दिखाया है, इसके बारे में हम डिटेल से बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका एक शासक जरासंध मिलेगा। पुराणों में बृहद्रथ वंश के बाद प्रद्योत वंश दिखाया है। वास्तव में प्रद्योत वंश अवंती में शासन करता था, इसलिए वहां पर वो मिसमैच हो जाता है। लेकिन यूपीएससी एक बार इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है और उसने पूछा था कि पहला वंश कौन सा था, तो उसका आंसर बृहद्रथ था। इसलिए आपको ये याद रखना है कि अगर क्रम पूछे और ये क्रम आए तो इसमें बृहद्रथ वंश पहला वंश होगा। ये पुराणों के अनुसार है। दूसरा हर्यक वंश है, तीसरा शेषुनाग वंश है, चौथा नंद वंश है और उसके पांचवें क्रम में हमने कुछ प्रश्नोत्तरी की है। चलिए, जो मगध है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और मोटे तौर पर इसका विस्तार आधुनिक बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में था। जो मगध का एरिया है आप देख सकते हैं, मैप है जो साइड में काफ़ी फेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एरिया में मगध का विस्तार था। और जो ये मगध राज्य था ये गंगा नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती थी और इसकी पूर्वी सीमा बनाती थी और सो नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती थी और दक्षिण में विंध्याचल था। इस प्रकार से मगध को एक प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मगध एक दुर्ग की भांति था, जिसमें जल दुर्ग हम कह सकते हैं और पर्वत दुर्ग, यानी पर्वत और जल से घिरा हुआ एक दुर्ग की भांति मगध की अवस्थिति थी। तो मगध के उदय के कारणों की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे कि 16 महाजनपद में केवल मगध का उत्कर्ष होता है, बाकी का उत्कर्ष नहीं हो पाता है। तो सबसे पहली बात है, जो मगध साम्राज्य का उदय इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण हुआ, क्योंकि इसे उत्तर में गंगा नदी अन्य राज्यों से अलग करती थी, तो वहीं पूर्व में चंपा नदी और पश्चिम में सोन नदी, दक्षिण में पर्वत श्रेणियां थी। इसी प्रकार इसकी जो राजधानियां थी राजगृह और पाटलिपुत्र, इन्हें भी रणनीतिक स्थिति प्राप्त थी और सामरिक स्थिति प्राप्त होने के कारण ये 7 पहाड़ियों से घिरे हुए दुर्ग के समान थी और यहाँ पर एक प्रकार से इन्हें प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त जो मगध का क्षेत्र है उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि यह संसाधन से प्रचुर क्षेत्र है। जो मगध साम्राज्य जिस एरिया में है ये संसाधनों से प्रचुर क्षेत्र है और यहाँ पर लोहा, हाथी और वन से संबंधित उपज काफ़ी बड़ी मात्रा में प्राप्त थी और हाथी का प्रयोग युद्ध में काफ़ी निर्णायक साबित हुआ। इसी प्रकार जब लोहे की प्रचुरता ने क्या किया, इन्हें अधिक दक्ष अस्त्र शस्त्र बनाने में सुविधा दी, जिससे ये आसानी से क्या कर सकते थे, हथियार के रूप में उपयोग कर सकते थे और विजय प्राप्त कर सकते थे। क्योंकि ये गंगा का उपजाऊ मैदान में है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, बहुत अच्छे से खेती किसानी बहुत अच्छे से होती थी। तो जब खेती किसानी अच्छे से होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि जो संसाधन है, जैसे आर्थिक संसाधन है, जो वो संपन्न होंगे, क्योंकि फॉरेस्ट आपके पास है, माइंस आपके पास हैं, ठीक है, और हाथी जैसे एनिमल आपके पास है। इसके साथ साथ आपके पास क्या है, बहुत सारे खाद्यान्न हैं, ठीक है, वहाँ पर धान की उपज ज़्यादा होती है। जहाँ भी धान की उपज ज़्यादा होती है वहाँ पर ज़्यादा लोगों का पेट भरा जा सकता है। तो धान की उपज, और धान की उपज की भी रोपाई पद्धति के विकास ने, रोपाई पद्धति के विकास में धान की अधिक उपज होती है, तो रोपाई पद्धति के विकास ने क्या किया कि इस क्षेत्र के विकास को महत्वपूर्ण बना दिया, जिससे कि आगे राइज कर सका। शहरों का उदय हुआ क्योंकि आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक विकास होने के कारण शहरों का उदय हुआ, शहरों का उदय के कारण यहाँ धात्विक मुद्रा, पंचमार्क सिक्के होने लगे और व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। अब व्यापार वाणिज्य का विकास इसलिए हुआ क्योंकि हम देखते हैं कि जो मगध का एरिया यहाँ से लेके सीधे ऐसे तक्षशिला तक एक व्यापारिक मार्ग जाता था जिसे उत्तरापथ बोलते थे। साथ ही जो यहाँ पर नदियाँ थी वो भी व्यापारिक मार्ग इन्हें प्रदान करती थी। इसके अतिरिक्त जो मगध का साम्राज्य था, मगध का साम्राज्य जो वैदिक कालीन ब्राह्मण धर्म था उसकी सीमा से बाहर था, अतः इसका चरित्र अपरंपरागत था, अर्थात ये वैदिक कालीन जो रूढ़ियाँ थी उनसे मुक्त था। यहाँ पर जो इनका चिंतन था वो मुक्त चिंतन था। साथ ही साथ यहाँ पर महत्वाकांक्षी कुछ शासक हुए
जिन्होंने अपने प्रताप से, अपने सैनिक विजय से और अपनी कूटनीतिक दृष्टि से क्या किया, मगध का विस्तार किया। तो ये मगध के उदय के कारण थे। अब हम चलते हैं मगध के पहले वंश हर्यक वंश के बारे में। जो हर्यक वंश है, आपको ध्यान रखना है, मैंने एक पीछे और वंश लिखवाया है, ठीक है, वो है बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश जो है वो केवल इतना याद रखिए उसमें कि अगर ऑप्शन में आए और बृहद्रथ वंश लिखा हुआ है तो हर्यक वंश पहला नहीं होगा, बृहद्रथ वंश होगा। यूपीएससी एक बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और बृहद्रथ वंश का जो राजा है वो जरासंध था, ठीक है। तो जरासंध ने जो गिरिव्रज है उसकी स्थापना की थी। अब हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से लेकर 512 ईसा पूर्व तक शासन करता है। इसे पितृहंता वंश कहा जाता है क्योंकि इसके प्रत्येक शासक की हत्या उसके पुत्र के द्वारा कर दी गई थी। जो इस वंश का संस्थापक है वो बिंबिसार है। जो बिंबिसार वास्तविक संस्थापक है और इसे जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है। जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया है। इसने क्या किया, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 प्रकार की नीति अपनाई। पहला है वैवाहिक संबंध की नीति, दूसरा है मैत्री संबंध की और तीसरा है विजय की नीति। यानी 3 नीति। एक तो वैवाहिक संबंध बनाए कुछ राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए और कुछ पर विजय की। तो सबसे पहले वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंध की हम बात करें तो सबसे पहले इसे क्या किया, चेटक जो कि लिच्छवी कुल के थे, उनकी पुत्री चेलना से विवाह किया और इस प्रकार इन्होंने क्या किया, अपनी उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया। इस प्रकार इन्होंने अपनी उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया। दूसरा विवाह इन्होंने किया कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से किया और कौशल्या देवी या महाकौशला जिनका नाम मिलता है, और दहेज में इन्हें काशी का प्रांत प्राप्त हो गया। काशी इस वक्त महत्वपूर्ण एजुकेशन हब था और कॉमर्शियल हब भी था और यहाँ वस्त्र उद्योग काफ़ी विकसित था। तीसरा इन्होंने जो संबंध बनाया वो किया मद्र देश, जो कुरु के समीप है, वर्तमान जो भारत में पंजाब है इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। इन 3 संबंधों के द्वारा इसने क्या किया, अपनी जो राज्य की सीमा है उनको 3 क्षेत्रों को सुरक्षित कर लिया। अब इसके साथ ही साथ इस वक्त एक महत्वपूर्ण जो 16 महाजनपद था अवंती क्योंकि मगध की टक्कर का था, उसके पास भी संसाधन थे और उसकी अवस्थिति भी ऐसी थी कि वो मगध को टक्कर दे सकता था। तो इस क्रम में इसने क्या किया, उनसे एक मैत्री संबंध स्थापित किया और जब वहाँ का राजा चंड प्रद्योत पीलिया रोग, जिसे पांडु रोग कहा गया है, से पीड़ित हुआ तो इसने अपने राज्य वैद्य जीवक को उसकी शुश्रूषेवक के लिए भेजा, मतलब उसकी चिकित्सा के लिए भेजा, ठीक है। तो अब ये तो थे इसके ऐसे काम जिनके द्वारा इसने क्या किया, साम्राज्य विस्तार का प्रयास किया। और इसका जो अंतिम काम है साम्राज्य विस्तार का वो है विजय के द्वारा, यानी इसने सैनिक अभियान किया। जो सैनिक अभियान किया इसने वो अंग देश के खिलाफ किया, ठीक है। अंग चंपा नदी जहां हमने देखी थी उसके पूर्व में था, ठीक है। और जो चंपा नदी है वो मगध और अंग की सीमा बनाती थी। जो अंग देश का शासक ब्रह्मदत्त था उसको पराजित कर दिया, उसको मार डाला गया और उसको अपने राज्य में मिला लिया। और जो चंपा है यानी अंग देश है वहाँ का उपराजा अजातशत्रु को बना दिया। इस प्रकार से इसने अपनी विस्तारवादी नीति पूर्ण की। ये बौद्ध और जैन दोनों मतों का पोषक था। इसने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना की थी, ठीक है। ये कुशल प्रशासक था। इसकी सभा में लगभग 80,000 ग्रामों के प्रतिनिधि भाग लेते थे। ये बुद्ध का मित्र और संरक्षक भी था। इस प्रकार इसकी हत्या अंततः इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और ये कुल पितृहंता के मार्ग पर चल पड़ा। अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिता को कारागार में डाला, उसे यातना दी जहां उसकी मृत्यु हो गई और स्वयं शासक बन गया। अजातशत्रु जिसका नाम कुणिक भी मिलता है, ठीक है, इसका नाम कुणिक भी मिलता है। इसका संघर्ष काशी और वैशाली से हुआ। अब काशी से संघर्ष होने का कारण यह है कि जब इसने अपने पिता की हत्या कर दी तो जो इसके मामा थे वो इससे नाराज हुए। उन्होंने क्या किया, अजातशत्रु के ऊपर आक्रमण कर दिया ताकि वो कारागार से बिंबिसार को निकाल सकें और उसे बचा सकें। लेकिन
प्रसेनजीत और अजातशत्रु के मध्य संघर्ष होता है। प्रारंभ में प्रसेनजीत जीतता है, अंततः प्रसेनजीत की पराजय होती है और प्रसेनजीत को अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से करना पड़ता है और उसे काशी पर पुनः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी अजातशत्रु फाइनली काशी पर पुनः अधिकार कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार काशी अंततः प्राप्त हो जाता है किसे? मगध को। अजातशत्रु के समय में एक काम और हुआ कि जो वज्जी संघ था, काफी मजबूत संघ था, इसी में लिच्छवी भी इसी में से एक थे और वज्जी संघ के से ही संबंध रखते थे कौन? महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। तो वज्जी संघ से भी संघर्ष होता है और अपने मंत्री, कूटनीतिक मंत्री वस्कार की सहायता से इसने क्या किया? लिच्छवियों वैशाली पर विजय प्राप्त की और अंततः वज्जी संघ टूट जाता है। वैशाली का जो युद्ध हुआ, यानी जो वज्जी संघ के खिलाफ युद्ध हुआ, इसी में सबसे पहले रथमूसल और शिलाकंटक नामक जो अस्त्र शस्त्र थे वो प्रयोग किए गए। अजातशत्रु की अगर धार्मिक नीति की बात करें तो धार्मिक नीति उसकी उदार थी। ये बौद्ध और जैन दोनों मतों का पोषक था। इसके शासन के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और बुद्ध की मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण के प्राप्त उनके एक अवशेष इसको भी प्राप्त हुआ था और उस पर इसने राजगृह में क्या किया? एक स्तूप का निर्माण कराया था। इसी के शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई और अंततः इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई। जो उदयन था, उदयन का महत्वपूर्ण कार्य था पाटलिपुत्र कुसुमपुर नगर की स्थापना करना। गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुर नगर की स्थापना कर उसे राजधानी बनाया, लेकिन उदयन की भी हत्या कर दी जाती है और उदयन के बाद इसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नादशक ने बारी बारी से राज्य पर शासन किया। बाद में जनता ने इन पितृहंता शासक को गद्दी से उतार दिया और शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बना दिया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। अब जो शिशुनाग वंश है, अगर इसकी बात करें तो इसका जो संस्थापक है वो शिशुनाग है। 412 से 394 ईसा पूर्व तक है। इसने क्या किया कि वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, यानी मुख्य केंद्र अब राजधानी कहाँ बन गई? वैशाली बन गई और इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता अवंती की विजय है। इस प्रकार इसके काल में जो मगध साम्राज्य का विस्तार बंगाल से लेकर मालवा तक हो गया। उल्लेखनीय है कि अवंती इस समय तक वत्स को अपने राज्य में शामिल कर चुका था। अगर क्वेश्चन ये आए कि वत्स किसके शासनकाल में मगध में शामिल हुआ, तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग के काल में। अब इसका पुत्र कालाशोक हुआ। कालाशोक का दूसरा नाम काकवण भी मिलता है, पुराणों दिव्यावदान में नाम मिलता है। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित की और इसी के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थविर और महासंगीत में विभाजित हो जाता है। इसकी भी हत्या हो जाती है, इसके गले में छुरा मार दिया जाता है और ये व्यक्ति जिसने इसकी हत्या की थी वो महापद्मनंद था। कालाशोक के बाद इसके 10 पुत्र लगभग 22 वर्षों तक शासन करते हैं और अंततः इस वंश का अंत हो जाता है और नंद वंश की स्थापना होती है। नंद वंश का काल 344 से 324 ईसा पूर्व तक है और महापद्मनंद इसका संस्थापक माना जाता है। शिशुनाग वंश का अंत करने वाला कहा जाता है पुराणों में कि शिशुनाग वंश का अंत करने वाला निम्न वर्ण का था और इस महानंदी जो था इसका भी जिसने हत्या की थी उसकी भी हत्या कर दी जाती है और इसका वध एक शूद्रदासी पुत्र महापद्मनंद द्वारा किया गया, जिसने नंदवंश की स्थापना की। महापद्मनंद पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने पहली बार कलिंग की विजय की। ये वही कलिंग है जिसकी विजय आगे जाके मौर्य सम्राट अशोक करेगा और वहां इसने नहर खुदवाई थी और एक जिनसेन की प्रतिमा ये कलिंग से उठा लाया था। ये सारी सूचनाएं हमें
खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलती है। पुराणों में इसे सर्वछत्रांतक यानी परशुराम का द्वितीय अवतार, एकराट, एक छत्र कहा गया है और ये उत्तर भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक या सम्राट माना जाता है। इसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी जिसकी सीमाएं गंगा घाटी के मैदान का अतिक्रमण कर गई थी, यानी गंगा घाटी के मैदान से बाहर निकल गई थी और विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय करने वाला ये मगध का पहला शासक बना। महत्वपूर्ण बात यह है कि पाणिनि जो कि व्याकरणाचार्य थे वो इसके मित्र थे और पाणिनि है उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में ही हुई थी। अब इसके बाद लगभग हमें 8 नंद शासकों के जानकारी मिलती है और इसमें अंतिम शासक है घननंद। जो घननंद है ये अंतिम सम्राट था और यूनानी लेखक इसे अग्रमीज यानी उग्रसेन का पुत्र कहते हैं। भद्रसाल इसका सेनापति था घननंद का। घननंद एक लोभी शासक था और ऐसा कहा जाता है कि इसने गंगा में अकूत धन को छुपा के रखा था। इसने अत्याचारपूर्ण कर प्रणाली अपनाई और इसलिए यह अपनी जनता के घृणा का पात्र बन गया। प्रतिष्ठित ब्राह्मण चाणक्य को इसने अपमानित किया था और जो चाणक्य था वो तक्षशिला का आचार्य था। घननंद जैन मत का पोषक भी था। ओवरऑल नंद वंश पूरा जैन मत का पोषक भी था और घननंद भी जैन मत का पोषक था। तो इसके अमात्य से संकटाल और स्थलभ ये जैन मत के थे। जनता पर अत्याचारपूर्ण और अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी और जब इसने चाणक्य का अपमान किया तो चाणक्य ने अपने एक शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश का अंत कर दिया, अर्थात घननंद की हत्या कर दी और इस प्रकार नंद वंश का अंत हो जाता है। उल्लेखनीय है कि जो घननंद है इसी के समय में सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है और लेकिन सिकंदर भारत पर आक्रमण अर्थात नंद वंश पर आक्रमण नहीं करता है। हम देख सकते हैं कि जो नंद का क्षेत्र है काफ़ी विस्तृत क्षेत्र था और नंद काल में ही वर्ष, उपवर्ष, वररुचि और कात्यायन जैसे विद्वान हुए। अब बात करते हैं, कुछ प्रश्नोत्तरी लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं यूपीपीसीएस प्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? अब आप लोग बताएंगे किससे संबंधित था? बिंबिसार। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? गणतंत्र की बात कर रहा है। मौर्य गणतंत्र नहीं है, गुप्त गणतंत्र नहीं है, नंद गणतंत्र नहीं है, लिच्छवी है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? ठीक है, ये यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? आप इसका आंसर देंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बीपीएससी 2011 मगध। तो ये भी आप बता ही देंगे, हो चुका है। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु किस वंश को बिलोंग करता है? बीपीएससी 2011। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं भी इसी कारण मारा गया? यूपीपीसीएस 2017। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। ये क्वेश्चन जनपद काल से है और इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।